हाँ जी, नमस्कार। जय हिंद। मैं संजय महिला स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारी रेगुलर लाइव क्लास के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर कर दो, फिर आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। देखो कि भारत की सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या किया है कि भारत की सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। दोस्तों, तो भारत की सिलिकॉन सिटी, आंसर बताओ आप। सबने आंसर बता दिया होगा। तो भारत की सिलिकॉन सिटी, ऑप्शन ए के अंदर आपके पास उत्तराखंड, ऑप्शन बी के अंदर आपके पास है दोस्तों केरल, ऑप्शन सी में आपके पास है बेंगलोर, ऑप्शन लास्ट द के अंदर आपके पास है दोस्तों लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया। तो दोस्तों, बात करें उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के अंदर आपकी कौन सी स्थित है। तो याद रखना, आपकी फूलों की घाटी कभी आ जाए कि फूलों की घाटी कहां पर स्थित है। तो फूलों की घाटी दोस्तों कहां पर स्थित है, उत्तराखंड के अंदर। फूलों की घाटी कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर। और दोस्तों आपकी आ जाएगी शांत घाटी कहां पर है। तो शांत घाटी आपकी दोस्तों कहां पर है, केरल के अंदर है। और जो आपका क्वेश्चन है भारत की सिलिकॉन सिटी, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बेंगलोर। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बेंगलोर। और लास्ट आपका द है, तो याद रखना दोस्तों कि विश्व की सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है। तो विश्व की सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया को कहा जाता है दोस्तों। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन था कि भारत की सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, बेंगलोर को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है। तो देखते हैं दोस्तों, इसके चार ऑप्शन हमारे पास है, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, माउंट आबू, कलकत्ता। तो दोस्तों बात करें दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर आपकी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं वो इमारतें आपकी कौन कौन सी है। तो दिल्ली के अंदर इंडिया गेट आपका कहां पर है, दिल्ली के अंदर इंडिया गेट। दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार आपकी कहां पर है। तो दोस्तों कुतुब मीनार आपकी कहां पर है, दिल्ली के अंदर है, याद रखना। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद जो भारत की पहली मस्जिद थी वो कहां पर है आपकी, तो दोस्तों कहां पर है, दिल्ली के अंदर। लाल किला कहां पर है दोस्तों, तो याद रखना कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। जामा मस्जिद आपकी कहां पर है दोस्तों, दिल्ली के अंदर है, याद रखना। उसके बाद हुमायूं का मकबरा कहां पर है, दिल्ली के अंदर स्थित है दोस्तों। तो ए ऑप्शन यहां से कट होता है। फतेहपुर सीकरी बात करें तो फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बसाया गया था दोस्तों। और फतेहपुर सीकरी की बात करें तो फतेहपुर सीकरी के अंदर कौन कौन सी इमारतें हैं। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी के अंदर हम देखते हैं तो पंचमहल कहां पर है, फतेहपुर सीकरी के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कि बुलंद दरवाजा जो विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है, बुलंद दरवाजा कहां पर है। तो बुलंद दरवाजा दोस्तों आपका कहां पर है, फतेहपुर सीकरी के अंदर है। अकबर महल, बीरबल महल, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है दोस्तों, तो कहां पर है, याद रखना फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित है। सह के अंदर बात करते हैं माउंट आबू, तो माउंट आबू दोस्तों राजस्थान के अंदर स्थित है। और माउंट आबू के अंदर जो दर्शनीय स्थल है वो एक तो आपकी नक्की झील है। कौन सी झील है, एक तो नक्की झील, दूसरा देलवाड़ा के जैन मंदिर आपके कहां पर है दोस्तों। तो देलवाड़ा के जैन मंदिर आपके कहां पर है दोस्तों, माउंट आबू सिरोही के अंदर। अब बच गया आपका लास्ट कलकत्ता, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कलकत्ता के अंदर विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। कलकत्ता ना आएगा तो आपके पास आएगा पश्चिमी बंगाल। तो विक्टोरिया मेमोरियल कटे है कलकत्ता या पश्चिमी बंगाल के अंदर। दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण महारानी विक्टोरिया की याद के अंदर लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया गया था। और दोस्तों लगभग 1 करोड़ की लागत से ये बना था। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था दोस्तों। और जब इसका निर्माण हो रहा था तो बताते हैं कि लॉर्ड कर्जन जिसने बंगाल विभाजन किया था, भारतीय लोगों उससे काफी परेशान थे। लेकिन जब लॉर्ड कर्जन विक्टोरिया मेमोरियल बनवा रहा था तो विक्टोरिया मेमोरियल बनाते बनाते लॉर्ड कर्जन की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई।
तो ये क्या करता है, बताते हैं, भारतीय लोगों के सामने कटोरों लेगी भीख मांगी कि मुझे कुछ पैसे दो, और भारतीय हमेशा ही दयालु हो। इन्होंने क्या किया कि इसको पैसे दिए थे, और याद रखना भारतीय जो लोग थे उनके आर्थिक सहयोग से ही इसने क्या करवाया था, विक्टोरिया मेमोरियल बनवाया था। तो अपने भारत वाले तो सहयोग करने में सबसे आगे, उस लोग का भी सहयोग कर रहे हैं जिसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। देखो उसको भी आर्थिक मदद दे रहे हैं कि तू महारानी की याद में जो मेमोरियल बनवा रहा है वो कहीं रुक ना जाए, तेरे को पैसे चाहिए तो बता कितने चाहिए, और आर्थिक सहयोग है वो लोगों ने खूब किया था इसको। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच लगने वाली सीमा, कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा लगे। तो भारत और पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद, भारत एक दिन बाद 15 अगस्त 1947, और जब आज़ाद हुआ तो दोनों देशों के बीच के अंदर, दोनों देशों में बीच में सीम बोला, आपने गाँव का मान जाए खेत हो, खेता के बीच में सीम हो भाई, आप भारत और पाकिस्तान के बीच जो की सीम है भी सीम ने के कहे जा, तो भी सीम ने के कहे जा दोस्तों, तो भी सीम ने के कहे जागो थारो रेड क्लिप कहे जागो। आपने गाँव का मान सीम की लड़ाई गांव की सौ खतरनाक लड़ाई हो, भाई भाई एक दूसरा को सिर फोड़ गया, लठ मारे, मतलब कोई सा की बकरी भी आ गई तो भी बकरी ने बांध ली, ढांडो आ गो तो भी ढांडा के लठ फेल दी, आदमी तो छोड़ो, मतलब इतने भयंकर लड़ाई होती है सीम की कि बिना अनुमति के माल खेत में कहीं बड़े हो रहे। तो यही देशों के बीच है, यदि भारत आओ पाकिस्तान में चल जाए तो बेपकड़ की भेजेंगे, और पाकिस्तान आओ भूल के भारत आ जाए तो भारत आ तो बक्सिंग होने। अपने वाले तैयार रहते हैं, अपने वाले उनको अच्छी तरीके से बता देते हैं, तो बिना अनुमति के एक दूसरे देश में जाना भी प्रतिबंध है। तो सीम दोनों देशों के बीच है वो कौन सी है, तो याद रखना कौन सी है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा। फिर अगला इसके अंदर दे रखा है मैकमोहन, तो मैकमोहन भारत और चीन के बीच, तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो याद रखियो कौन सी सीम है, मैकमोहन। डूरंट, देखो जब ये रेखा खींची गई थी तब ये थी भारत और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन वर्तमान टाइम में ये किसके बीच है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि डूरंट रेखा किन देशों के बीच है और उसमें भारत अफगानिस्तान आए तो आप राइट कर देना भाई, कहीं आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं मिले तो भारत और अफगानिस्तान कर देना, क्योंकि उस टाइम तो अफगानिस्तान और भारत के बीच जब ये खींची गई थी रेखा उस टाइम पर पाकिस्तान तो बना ही नहीं, पाकिस्तान तो 14 अगस्त 1947 को बनता है। उसके बाद ये सीमा कौन से दो देशों के बीच लगने लगी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन शुरू में तो किसके बीच लगती थी ये, अफगानिस्तान और भारत के बीच। तो दोस्तों याद रखना डूरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान, यदि ये ना है तो भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान, लास्ट वाली है पाक जल डमरू, पाक जल डमरू आ जाए, पाक स्ट्रेस आ जाए, पाक जल संधि आ जाए, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। किसके बीच है, भारत और श्रीलंका, किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है। तो दोस्तों जो आप हमारा ये क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी, तो कौन सी सीमा लगेगी, रेड क्लिफ लगेगी, कौन सी लगेगी, रेड क्लिफ सीमा लगेगी या दोस्तों। फिर कारगिल की लड़ाई कब हुई दोस्तों, कारगिल की लड़ाई कब हुई, तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, लेकिन भारत की समय समय पर पड़ोसी देशों के साथ लड़ाई चलती रही। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपके पास है 1965, तो 1965 के अंदर याद रखना दोस्तों भारत और पाक युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था, भारत और पाक युद्ध हुआ था 1965। और 1965 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उस युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उस समय सेना को अंदर जोश भरने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और यहाँ तक कि भारत ने अपने इतिहास में पहली बार किसी विदेशी देश को हराया था, किसके नेतृत्व में, लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में। यहाँ तक कि यूएसए ने भी दबाव बना दिया था, यूएसए भी फोन करके
वहां के राष्ट्रपति फोन करते हैं लाल बहादुर शास्त्री को कि पाकिस्तान सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दो, यदि आत्मसमर्पण नहीं करोगे तो हम आपकी जो खाद्य वस्तुएं हैं वो रोक देंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपको जो रोकनी है रोक लो, हम पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि हमने तो शुरुआत की नहीं, शुरुआत पाकिस्तान ने की और इसका जो भी नुकसान होगा वो पाकिस्तान ही भुगतेगा। तो उस टाइम पर लाल बहादुर शास्त्री अपने भारतवासियों से निवेदन करते हैं कि जो आदमी दिन के अंदर 3 बार 10-10 12-12 रोटी छे तो वो 15-20 दिन 1-2 रोटी खा के काम चला लो, थे 15-20 दिन कंट्रोल कर लो रोटिया के ऊपर और इतने दिन के अंदर पाकिस्तान को काम आप चेप देगा। और हुआ भी वही था, भारत उस युद्ध को जीत जाता है। उसके बाद ताशकंद समझौते के लिए जाते हैं और ताशकंद समझौते के लिए जब ये गए थे उस समय याद रखना इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और विदेश के अंदर मरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे आपके, लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मौत भी एक रहस्यमयी मौत है दोस्तों। उसके बाद 65 का, तो 65 के अंदर कारगिल का युद्ध नहीं हुआ। 71 की बात करें तो 71 में भी भारत और पाकिस्तान के भी, यानी पाकिस्तान का जद खाद चाली जद भारत ने छेड़े और भारत बढ़िया तरीकों को डोरो करो। 1971 में 6 साल बाद वापिस छेड़खानी करे और इस बार तो भारत ने, यहाँ पर तो ट्रेलर दिखाया था, यहाँ पर तो पूरी फिल्म दिखा देता है। भारत की सेना पाकिस्तान के कराची लाहौर शहर तक पहुंच गई थी और बताते हैं कि लगभग पाकिस्तान के 98,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और किसी भी देश की आर्मी द्वारा, किसी भी देश की फोर्स द्वारा किया गया यह सबसे बड़ा समर्पण है। इस टाइम पर भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, लेकिन इंदिरा गांधी भी वो बोलते हैं ना भारत तो दयालु बहुत हुई, तो इंदिरा गांधी क्या करती है इसके अंदर, वापिस जहां तक हम पहुंचे थे पाकिस्तान के क्षेत्रों को जीतते हुए वो पाकिस्तान को वापस लौटा देती है। और उस टाइम पर यदि नहीं लौटाते तो आज जो पाकिस्तान है वो भी किसका अंग होता, हमारा भारत का अंग होता। और याद रखना जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उसमें जो पूर्वी पाकिस्तान था वो स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बना था। तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो बांग्लादेश भी स्वतंत्र कब होता है, 71 के अंदर क्या होता है, स्वतंत्र होता है। 1962 में भारत और चीन के बीच तिब्बत को लेकर, और अपना जो तिब्बत का क्षेत्र है उस तिब्बत के क्षेत्र के ऊपर चीन ने अधिकार कब किया था, तो कब किया था दोस्तों, 1962 के अंदर किया था। इस युद्ध के अंदर चीन जीत जाती है। भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम पर हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर 1999, और ये 1999 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि कारगिल की लड़ाई कब हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों, 1999 के अंदर। 1999 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री थे अटल जी। वापिस पाकिस्तान, मैंने बोला कि जब जब पाकिस्तान के खा चाली भारत का छेड़खानी करी और भारत त्यार बैठा लठान तेल पे आया। इस बार भी पाकिस्तान को पूरी तरीके से पहला था और पाकिस्तान इतना घबरा गया था कि पाकिस्तान यूएसए के ऊपर दबाव बनाता है। उस टाइम यूएसए के प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करते हैं कि मुशर्रफ बोल रहा है अटल जी कि यदि भारत ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो मैं भारत पर परमाणु अटैक कर दूंगा। तब लोहे जैसी छाती रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं 25% भारत को खत्म समझ लिया, 25% भारत को मैं मानता ही नहीं, लेकिन मुशर्रफ को यह बात बता देना कि कल सुबह का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। और आप भी ध्यान रखना, संसार का जो नक्शा है उस नक्शे के अंदर आपको पाकिस्तान देश नहीं नजर आएगा। कल से आप पढ़ोगे कि एक पाकिस्तान भी हुआ करता था। तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी और इस युद्ध में भारत की विजय होती है। तो कारगिल की लड़ाई कब हुई थी, तो याद रखना 1999 के अंदर हुई थी। तो दोस्तों कारगिल की लड़ाई कब हुई, 1999 के अंदर हुई थी। फिर अपना आता है कि लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष की बात करा आप,
तो आपनाकन पहलो है गणेश वासुदेव मावलंकर, दूसरा है ओम बिरला, तीसरे में मीरा कुमार और चौथे के अंदर अनंत शैर अयंगर। तो दोस्तों जो आपका गणेश वासुदेव मावलंकर है, ये पहली जो लोकसभा चली थी 1952 से 57 के बीच, और जो फर्स्ट लोकसभा चली थी उसके अध्यक्ष कौन बने थे? जीवी मावलंकर बने थे। ओम बिरला की बात करें तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओम बिरला वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष है और ओम बिरला अपने राजस्थान से ही है, राजस्थान के कोटा शहर के ये रहने वाले हैं। और वर्तमान समय में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो दोस्तों कौन सी चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है। वर्तमान टाइम पर कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं चल रही है। अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, याद रखियो। बिगा बाद मीरा कुमार, ये भारत की पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी। भारत की पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन? मीरा कुमार। और अनंत शैर अयंगर, ये भारत के दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। भारत के दूसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के दूसरे लोकसभा अध्यक्ष आपके कौन थे? अनंत शैर अयंगर भारत के दूसरे लोकसभा अध्यक्ष। फिर अगली बात करते हैं कि श्रीनगर शहर किस नदी पर स्थित है? श्रीनगर शहर जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी पर बसा हुआ है? तो दोस्तों श्रीनगर जो शहर है उस शहर को किसने बसाया था? तो श्रीनगर शहर की हम बात करें तो श्रीनगर शहर को बसाया था सम्राट अशोक ने। श्रीनगर शहर कौन बसाया? सम्राट अशोक। और श्रीनगर जो शहर है वो कौन सी नदी पर बसेड़ा है? तो दोस्तों झेलम नदी राइट आंसर होगा। झेलम नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो याद रखना कौन सा बसा हुआ है? श्रीनगर शहर बसा हुआ है। हमारे पास है गोमती नदी, तो गोमती नदी पर याद रखना एक तो आपका जौनपुर शहर और एक लखनऊ। जौनपुर और लखनऊ शहर है वो कौन सी नदी के ऊपर है? तो कौन सी नदी पर ही? गोमती नदी के ऊपर। गोमती की सहायक है? गंगा की सहायक है। गंगा नदी पर बात करें कौन से शहर है? तो गंगा नदी के ऊपर आपका ऋषिकेश, कानपुर, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद, वाराणसी, पटना, बिहार की राजधानी पटना। यह शहर किस नदी पर स्थित है? तो किस पर स्थित है? गंगा के ऊपर। गोदावरी, गोदावरी जो भारत की सबसे बूढ़ी या भारत की वरद गंगा, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी लंबी नदी। और इस नदी के ऊपर आपका नासिक शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? नासिक शहर बसा हुआ है। तो दोस्तों जो श्रीनगर शहर किस नदी पर है उसका तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? झेलम नदी। फिर आपका गोमती नदी बसती है, तो गोमती गंगा की सहायक नदी है। और गोमती नदी के ऊपर एक तो लखनऊ शहर है और एक जौनपुर। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस पर है? गोमती नदी पर। गंगा की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय नदी। और बतावी कि गंगा नया बाद में सारा पाप धुल जाए। तो अपना तो दड़ियादड़ पाप इसलिए कर रहे हैं कि लास्ट में जब गढ़ो बढ़ जाओगे तो गंगा जी में डुबकी मार जाऊंगा। लेकिन याद रखियो अनजाने में जो पाप होते हैं वो ही गंगा जी धोती है। जान पूछ कर किए गए अपराध तो यमराज डांग ले की दोगो। यमराज का नहीं दुपंगा पे जान पूछ की किया गया अपराध। क्यों दुपंगा ना? तो याद रखना कि अपराध कर्म हमेशा अच्छे करना। फिर अब की गोदावरी नदी, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की वरद गंगा, भारत की बूढ़ी गंगा। और नासिक शहर किस नदी पर है? तो नासिक शहर महाराष्ट्र का कौन सी नदी के ऊपर है? तो दोस्तों याद रखना गोदावरी नदी पर। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों अगला क्वेश्चन है सफेद हाथियों का देश। धोला हाथी कठे ही, तो धोला हाथिया को देश कौन सन कहे जा? धोला हाथी आपना तो कौन देखेड़ा? आपना अठे कट्ठे हाथी हैं, पर आज पहले तो हाथी और भी आता, आजकल तो हाथी लुप्त होगा। हाथी यही कौन पाले जा? जोर बहुत आवा हाथी पालना। लोगों बकरी कौन पाले जा रही है आजकल। और हाथी, तो सफेद हाथियों का देश आपके पास है लाओस, थाईलैंड, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड। तो बात करें लाओस, कौन सा? थाईलैंड। चलो देखते हैं लाओस। लाओस डायरेक्ट आ जाए कि हाथियों का देश किसे कहा जाता है? लाओस। सफेद नाम ना डायरेक्ट आ जाए हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो लाओस। सफेद हाथियों का देश आपका राइट आंसर क्या होगा? थाईलैंड। फिनलैंड है, तो फिनलैंड की बात करें तो याद रखना 1000
झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। स्विट्जरलैंड की बात करें तो यूरोप के खेल का मैदान, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो यूरोप के खेल का मैदान किन कहे जा? स्विट्जरलैंड ने कहे जा। अगलो प्रश्न आपनो है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ए के अंदर आपने 1950, ब में 2015, स में 51, द का माइन 2000। तो योजना आयोग की स्थापना बात करा, राइट आंसर कर दो 1950। और 1950 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? नेहरू बाबा ने। नेहरू जी भारत को पहला प्रधानमंत्री, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। योजना आयोग के वर्तमान नाम है वो कर दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग कर दिया गया। और कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। और याद रखना, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का क्या होता है दोस्तों? अध्यक्ष होता है। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष, पहला नीति आयोग था उसका उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगड़िया। कौन था? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। 1951 की बात करें तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 51 में किसने की थी? नेहरू जी ने की थी। किसने की थी? नेहरू जी ने की थी। तो आपका योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों कब हुई थी? 1950 के अंदर। योजना आयोग की स्थापना किसने की थी? नेहरू जी ने। योजना आयोग का वर्तमान नाम क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया? नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होगा? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो दिल्ली के अंदर स्थित है दोस्तों, याद रखना। पहला उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान कौन है? सुमन बेरी है। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, किसने की थी? नेहरू जी के द्वारा की गई थी दोस्तों। फिर बात करें अगला, अफगानिस्तान की राजधानी क्या? अफगानिस्तान की कैपिटल कौन सी है? बहुत इजी प्रश्न है, यो तो बता देगा। ऐसे क्वेश्चन गलत मत करती हो यार। बीजिंग बात करा तो चीन की। चाइना, डुप्लीकेट माल। चाइना, तो चाइना चीन की राजधानी कौन सी है? तो कौन सी है? बीजिंग। काबुल, इसका क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? काबुल होगा। सही आंसर क्या होगा? काबुल। फिर बात करें इस्लामाबाद, तो पाकिस्तान की कौन सी है? पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो पाकिस्तान की इस्लामाबाद। काठमांडू कौन सा की है? नेपाल की। नेपाल की राजधानी कौन सी है? काठमांडू। पाकिस्तान की कौन सी है? इस्लामाबाद। काबुल की है अफगानिस्तान। और बीजिंग चीन की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो काबुल। फिर अगला, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? अपने भारत की संसद याद रखना। और भारत की जो संसद है उसके वास्तुकार कौन थे? तो पुरानी संसद थी उसके वास्तुकार थे एडविन लुटियंस। वर्तमान में बन रही है उसके बामिल पटेल है। तो भारत की संसद बांग्लादेश की संसद का नाम पूछा तो सोरा बात करें तो सोरा है अफगानिस्तान की संसद। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है दोस्तों? सोरा है। फिर करें राष्ट्रीय पंचायत, तो राष्ट्रीय पंचायत दोस्तों है नेपाल की। नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। जातीय संसद इसका राइट आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा? तो याद रखना, जातीय संसद इसका सही आंसर होगा। नौसेट, ये इजराइल की है। इजराइल की संसद कौन सी है? तो इजराइल की कौन सी है? नौसेट। रह जाएगा जातीय संसद बांग्लादेश की, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की, सोरा कौन से की है? अफगानिस्तान की। कितने इजी क्वेश्चन है सब इजी, लेकिन डेली पढ़ोगे रिपीट करोगे तभी ये इजी लगेंगे, नहीं तो गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। नहीं तो दोगा चिंती, कंफ्यूज हो जाओगे। तो डेली पढ़ा करो भाई, डेली का डेली। फिर किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर जैसी है? कौन सा महासागर अंग्रेजी का एस श्यार को लगा एस? तो देखो, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा गहरा महासागर, आकृति इसकी त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर याद रखना भारत के दक्षिण में है। तो भारत के दक्षिण में कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। और याद रखना हिंद महासागर है वर्ताकार। कौन कैसा है? वर्ताकार। आर्कटिक सबसे छोटा महासागर।
अटलांटिक आ जाए या अंध महासागर आ जाए, इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति कैसी होगी? इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर जैसी होगी। बिल्कुल सही आंसर इसका क्या होगा? अटलांटिक या अंध महासागर। तो कौन सा महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा है? तो कौन सा है? अंध या अटलांटिक। त्रिभुजाकृति का कौन सा? प्रशांत महासागर। वर्ताकार कौन सा है? तो हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में कौन सा है? तो कौन सा है? हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आपके सामने नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफार खान, मार्टिन लूथर और लाला लाजपत राय। तो बताओ सही आंसर क्या उसे दो भाई सारा। एक बार क्लास ने शेर मार दो सारा जना मिलके, बजरंग बली को नाम दे की चेप दो काम एक बार। तो दोस्तों नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला दोस्तों अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति। अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। और इन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को। फिर दूसरा, खान अब्दुल गफार खान। दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर, खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान को 1987 के अंदर भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 1987 में, और भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी खान अब्दुल गफार खान को किस नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी? रह जाएगा याद, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खान को। अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को। फिर आपका था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर को दोस्तों कहा जाता है ब्लैक गांधी। क्या कहा जाता है? ब्लैक गांधी। कालो गांधी किन कहे जा? तो कालो गांधी किन कहे जा? तो मार्टिन लूथर को। ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर को कहा जाता है। फिर आपका लाला लाजपत राय। लाला जी को कहा जाता है शेरे पंजाब। शेरे पंजाब या पंजाब केसरी। पंजाब केसरी या शेरे पंजाब किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं दोस्तों? लाला लाजपत राय को। याद करो, भारत में साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। जब लाहौर में साइमन कमीशन गया था तो इसने नारे लगाए थे साइमन गो बैक। जब नारे लगा रहा था और उनका विरोध कर रहा था, तब अंग्रेज अधिकारी था स्कॉट अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को आदेश देता है कि इस लाल पगड़ी वाले वो आदमी कौन है? तो उसने बताया था साहब ये गरम दल का नेता लाला लाजपत राय है। तब उसने कहा कि इसके ऊपर लाठियों का प्रहार करो, और बताते हैं कि सैंडर्स इसके सर पर लाठियों का प्रहार करता है, और सैंडर्स की लाठियों के प्रहार से घायल कौन हो जाते हैं? लाला लाजपत राय। और घायल होने के बाद कुछ दिनों बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके जो चेले थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, वो क्या करते हैं? लाहौर के अंदर जाकर सैंडर्स की क्या करते हैं? हत्या करते हैं। सैंडर्स ने अपने जो वर्दी थी उसकी ताकत से इसकी हत्या की थी, इनके ऊपर लाठियों का प्रहार किया था, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव क्या करते हैं? उसको घर में घुसकर मारते हैं। तो याद रखना, लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? शेरे पंजाब या पंजाब केसरी। रह जाएगा याद। अफ्रीका का गांधी दोस्तों नेल्सन मंडेला। याद रखना, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफार खान। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर। शेरे पंजाब पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है दोस्तों। फिर बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? खेल तो खेलते होंगे भाई, खेल तो आजकल तो लूडो, फ्री फायर, पबजी ये गेम आ गए। हमारे टाइम पर तो कांच की गोली खेल लो, चिकली पाला खेल लो, गुत्थो खेल लो, मालदड़ी खेल लो, और न तो भागनिया खेल लो, कह पेंसिल गेर की पेंसिल खेल लो, कह चोर वजीर राजा खेल लो। ये नहीं खेले तो कोडो खेल लो। कोडो बनाओ ना, गुली बिन या कोई मम्मी की कोई चुन्नी होती बिन बड़ेटा दे देगी बना की। हमारे टाइम पर तो ये गेम हुआ करते थे, बास्केटबॉल वगैरह। ये तो
हमने कभी देखे नहीं। बास्केटबॉल हुआ, चिड़ी बल्ला हुआ, ये नहीं हुआ करता था। अपने गांव में थोड़ा सा ऊपर जाते तो फिर आपका कौन सा आ जाता था, क्रिकेट आ जाता था, नहीं तो मालदड़ी खेल लेता, रसड़ी खेल लेता, और न तो शक्कर बीजगी खेल लेता। ये अपने गेम हुआ करते थे जो आजकल लुप्त हो गए हैं। आजकल बच्चों को बता दो मालदड़ी क्यों है, सतोड़ियो क्यों है, मतलब अपनी संस्कृति से इतने अलग हो रहे हैं। अब बेरो न बे कट्ठे जाऊंगा अंग्रेज बन की बनाया खदे कि सतोड़ियो खेलेंगा तो बाकियाँ हो जाएगी। सतोड़ियो पत्थर एक दूसरे पर चिनकी बिन मारता गिंडियों करे बाद में जद सारा चिनकी पिट्टू बोल देता जना एक सतोड़ी हो जाता। ये बहुत है। मालदड़ी, रनवर, देखो याद करो अपने बचपन को। कांच की गोली में तो कई कई तो इतना इंटरनेशनल ड्राइवर, कांच की गोली आगे गया बाद में भी बैक आती, जिसको इस मतलब कांच की गोली के हाथ में लेकर गोल चक्कर उसके अंदर डालना, दूर से फेंक कर फिर मारना। मतलब भारत वालों के यदि कांच की गोली और गुत्था, चिकलीपाड़ा, रनवर, सतोड़िया, इनका माइन ओलंपिक ने शामिल कर लिया गेमान ओलंपिक में, तो भारत मेडल लिया हुआ है बहुत ज़्यादा। और रुंग्स और पण भारत का माइन खेलता था ना रुंग एशिया बहुत आटे, रुंग एशिया समझ आता। उस टाइम पर लोग बहुत हुआ करते थे, हम बच्चे इतने हो जाया करते थे कि बैठाता कि तू भेजिया भैया तेरो नंबर को नहीं आवे काल सुधी आए। आज किसी के पास टाइम ही नहीं है, आज कोई खेलता ही नहीं है। तो याद रखियो जो बास्केटबॉल हो भी कमाइन कितना खिलाड़ी हो थारा 5 4 क्या मोमी पोलो आपनो गेम को पोलो आपा कद खेलो घोड़ा के ऊपर बैठ की खेले जाए तो पोलो अपना हटे तो कोई खेल तो ही को पोलो यहाँ पर किसी ने नहीं खेलते। अपने यहाँ पर कौन खेलते पोलो। आजकल तो लोग खेलने लग जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई वगैरह करते हैं या स्कूलों में जाते हैं तो स्कूलें भी पोलो वगैरह ये खिलाती है। बास्केटबॉल 5। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? वॉलीबॉल अपने यहाँ पर काफी खेला जाता है। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6। 11 क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल कमाइन कितना हुई? 11। ये तो माने गए हैं कि इतने होते हैं। अपने यहाँ पर न कम की और न ज्यादा, न्यूनतम और अधिकतम कोई सीमा नहीं। ज्यादा हो जाता तो ज्यादा भैया तू भी खड़े हो जा, कम होता तो कम खेल लेता, कोई फिक्स नहीं है। अपने यहाँ पर तो मन की मर्जी से चलते थे कि तन खिलाओगा तो आ जा। तो कना कना तो क्रिकेट में 15 ही हो जाता, कना कना 4-5 ही होता। हमारे टाइम पर क्या होता था कि हमारे पास गिंडी भी लाता ना, तो गिंडी लहर की आती है अलग अलग, रबड़ की 10 रुपया की गिंडी आती, 10 रुपया भी भेड़ा करके लाता। 100 को तू 1 ले, तू 2 ले, तू 8 नहीं ले, तू 1 रुपये ले। उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हम दोस्त बहुत हो जाया करते थे। लेकिन आजकल पैसे हैं तो वो दोस्त नहीं होते, पूरा खिलाड़ी को नहीं हो 22 क्रिकेट के माइन। तो समय है ना यो बदल तो रहे। हमारे टाइम रुपया को नहीं, आज रुपया ही तो बे दोस्त को नहीं भेड़ा हुई, यही बात है दोस्तों। तो बास्केटबॉल में कितना हुई? 11। फिर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और कलकत्ता। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। उसके बाद मुंबई के अंदर बात करें तो मुंबई के अंदर एक तो वानखेड़े कहाँ पर है? मुंबई में। एक ब्रेबॉर्न कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। अहमदाबाद में करेंगे तो याद रखना अहमदाबाद में कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी खेल मैदान कहाँ पर है? अहमदाबाद में। और याद रखना विश्व का सबसे बड़ा खेल मैदान नरेंद्र मोदी खेल मैदान कहाँ पर है? अहमदाबाद के अंदर। ब्रेबॉर्न और वानखेड़े कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू खेल मैदान। उसके बाद याद रखना कलकत्ता के अंदर एक तो साल्ट लेक खेल मैदान कहाँ पर है? कलकत्ता के अंदर। एक आपका ईडन गार्डन खेल मैदान कहाँ पर है? तो दोस्तों कहाँ पर है आपका? याद रखना कलकत्ता के अंदर है। कहां पर? कलकत्ता में। तो आपका जवाहरलाल नेहरू खेल स्टेडियम कहां पर है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली के अंदर स्थित है। कहां पर है? दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक ए के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य, बी में श्रीगुप्त,
स में महापद्मानंद और द के अंदर कुजुल कडफिसेस। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का पहला राष्ट्रीय राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसने सेल्यूकस, निकेटर और घनानंद जैसे महान योद्धाओं को पराजित किया था। उसके बाद श्रीगुप्त की बात करें तो श्रीगुप्त है ये गुप्त वंश का संस्थापक। श्रीगुप्त कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक। यदि श्रीगुप्त आपको ना मिले तो इसका पहला प्रतापी राजा कौन हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम मिलेगा आपको, या तो चंद्रगुप्त प्रथम मिलेगा या श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद आपके कौन आए थे? चंद्रगुप्त प्रथम आए थे। तो या तो श्रीगुप्त आ जाएगा। पहला प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम। तो कई बार श्रीगुप्त न देकर चंद्रगुप्त प्रथम भी दे देते हैं, तो याद रखियो श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम, जो भी आए ऑप्शन में वो आपका राइट हो जाएगा। महापद्मानंद इसका सही आंसर होगा कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों? महापद्मानंद। कौन था दोस्तों? महापद्मानंद। उसके बाद आपका लास्ट है कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस की बात करें हम तो कुजुल कडफिसेस है ये दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कुजुल कडफिसेस। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास पूरी होती है। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।